चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट संबंध के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक जो क्या होता है कि आपसी श्वसन में, ठीक है, जब आपसी श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, तो आपसी श्वसन की ये फोर्थ स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसी के माध्यम से जो एसिमिलेटरी एनर्जीज जो बने हुए थे, ठीक है, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस में हो चाहे क्रेब साइकिल में हो, है ना, उसके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है वो परिवहन होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और जिसको एटीपी के रूप में क्या कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न कैरियर से होकर के इलेक्ट्रॉनों का गुजरना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाता है। तथा इस क्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तथा इस क्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, इस क्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, ठीक है, तो इस क्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एडीपी एवं फास्फोरिक एसिड के संयुग्मन के फलस्वरूप एटीपी के संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहलाती है। इसे दो, है ना, उप शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया, इसको दो उप शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब साइकिल की क्रियाओं के दौरान, है ना, बने माध्यमिक पदार्थ जैसे कि फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, पायरुविक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड एवं अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एवं मैलिक एसिड आदि का ऑक्सीडेशन होता है ना। और उपयुक्त सभी पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान, है ना, प्रत्येक पदार्थ से एक जोड़ी, है ना, एक पेयर हाइड्रोजन, है ना, जो परमाणु है वो बाहर निकलते हैं, रिमूव होते हैं। तो हाइड्रोजन के ये परमाणु यानी कि डिसोसिएट होकर के दो प्रोटॉन, है ना, दो प्रोटॉन एवं दो इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोटॉन एवं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, विभिन्न हाइड्रोजन ग्राहियों जैसे कि एन एफ है ना, एन ठीक है, आदि के द्वारा ग्रहण के लिए जाते हैं, जो कि, है ना, अपचयित होकर के NaDH2, ठीक है, NaDPH2, ठीक है, उसके बाद FADH2 का निर्माण यहाँ पर ये करते हैं। श्वसन की क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके पुनः इन्हें प्रारंभिक स्थिति में ना बदल दिया जाए, अर्थात इसको H+ एवं इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु वायुमंडलीय O2 की क्रिया करके जल में क्या कर दिया जाता है, इसको बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो ये जो क्रियाएं होती है ये अचानक होकर के कई चरणों में पूर्ण होती है, अचानक नहीं होती है, ये अचानक ना होकर के कई चरणों में पूर्ण होती है। तो प्रत्येक चरण में किसी न किसी पदार्थ के द्वारा, है ना, हाइड्रोजन परमाणु और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और उन्हें त्यागा जाता है, और अंत में वायुमंडलीय जो O2 है, ऑक्सीजन है, के द्वारा स्वीकार करके जल में इसको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। प्रत्येक चरण में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन कुछ चरणों में इतनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है कि इससे एटीपी का संश्लेषण हो सकता है, क्योंकि इस क्रिया में H2 के साथ इलेक्ट्रॉनों का भी संवहन या परिवहन होता है, हाइड्रोजन के साथ, है ना, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों का भी यहाँ पर क्या होता है, संवहन होता है या परिवहन होता है। इस कारण से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी की आंतरिक झिल्ली में होती है, और इस झिल्ली में श्रृंखला में उपयुक्त सभी पदार्थ, श्रृंखला में उपयुक्त या फिर प्रयुक्त होने वाले जो सभी घटक हैं या सभी पदार्थ हैं वो इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो क्रियाविधि है इसके बारे में देखते हैं, इनके कौन कौन से घटक हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के घटक, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है NAD इसका फर्स्ट घटक है। सेकेंड नंबर है FAD या FMN, ठीक है, इसके बाद को एंजाइम Q, उसके बाद साइटोक्रोम बी, उसके बाद साइटोक्रोम C1, उसके बाद साइटोक्रोम C, उसके बाद साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये जो है उपयोग में लिए जाते हैं, ये इसके क्या है, घटक होते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक क्या है, ये चित्र है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ग्लाइकोलिसिस में उत्पन्न होने वाले एसिमिलेटरी एनर्जी, और यहाँ पर क्रेब साइकिल में उत्पन्न होने वाले जो एसिमिलेटरी एनर्जी है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड के ऑक्सीडेशन, सॉरी, पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से, है ना, उत्पन्न होने वाला जो एसिमिलेटरी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो सामान्यतः, है ना, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में, है ना, हाइड्रोजन ग्राही यानी कि NAD एवं NADP में दो इलेक्ट्रॉन एवं दो प्रोटॉन, है ना, FAD द्वारा ले लिया जाता है, और यह अपचयित होकर के FAD2H में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद 2H+ और इलेक्ट्रॉन को एंजाइम
क्यू के द्वारा ले जाया जाता है और इसमें क्या हो जाते हैं, ये अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्ट होता है। और लास्ट में जो वातावरण का जो ऑक्सीजन है, लास्ट में जो वातावरण का ऑक्सीजन होता है वो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके यहाँ पर H2O का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण यहाँ पर होता है। ठीक है, एटीपी का यहाँ पर संश्लेषण होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि तो हो गई। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के महत्व के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो ये क्या होता है, तो यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल के साथ साथ चलती रहती है तथा इस क्रिया के फलस्वरूप एडीपी एवं कार्बनिक फास्फेट है ना, यानी कि आईपी इनऑर्गेनिक जो फास्फेट होते हैं, ये सहायता से एटीपी नामक ऊर्जा जो है वो मुक्त युक्त पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस एटीपी में संचित बंध ऊर्जा है ना, जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाओं के दौरान क्या कर ली जाती है, उपयोग कर ली जाती है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। आगे देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज है ना कि एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे निम्न सारणी के द्वारा दर्शाया जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं है ना, तो पायरुविक एसिड से है ना, जब एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ जो एटीपी है उसका फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से आइसोसेट्रिक एसिड से जब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है तो वहाँ पर भी 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से जब सिक्सिनिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर भी 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर है ना 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। और है ना सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है तो उस समय भी है ना 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से 30 एटीपी जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा या फिर पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल से प्राप्त होता है। और ग्लाइकोलिसिस से 8 एटीपी प्राप्त होता है। तो टोटल हमको कितने एटीपी प्राप्त हो जाते हैं, टोटल हमको जो है वो 38 एटीपी जो है इसका क्या होता है, हमको लाभ होता है ना, इतना एटीपी जो है वो बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए, ये पायरुविक एसिड है तो ये कितने माध्यम से टूट सकता है। ठीक है, ये वेरिएशन को दर्शा रहा है, वेरिएशन कितने प्रकार के जो वेरिएशन है ये हमको देखने को मिलता है, ये दर्शा रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एमिनो एसिड सिंथेसाइज के द्वारा ये क्या बना देता है, एलेनिन का फॉर्मेशन कर सकता है ना। यीस्ट में यदि हो तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार से है ना जो पायरुविक एसिड है इन एनिमल्स में, एनिमल सेल में देखते हैं तो ये लैक्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है ना। और क्रेब साइकिल के दौरान ये क्या बना सकता है, CO2 प्लस H2O प्लस ये एटीपी का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें होता है। हाँ, इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे किण्वन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। अवायवीय श्वसन, तो इसमें क्या होता है, तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही भोज्य पदार्थ टूटते हैं। ठीक है, और किसका निर्माण करते हैं, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एल्कोहल या फिर अन्य कार्बनिक पदार्थों का ये फॉर्मेशन करते हैं है ना। तथा इसमें एटीपी का जो उत्पादन है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम इसमें जो है उत्पादन होता है, मतलब लॉस होता है काफ़ी। तो बहुत सारे ये देखिए जो अनाक्षिक श्वसन है इसको हम कब कहेंगे, अनाक्षिक श्वसन की क्रिया हो रही है तब कहेंगे जब ये किसी कोशिका के अंदर में संपन्न होगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनाक्षिक श्वसन कहेंगे। ठीक है, और कोशिका के बाहर है ना, कोशिका के बाहर है ना क्या होगा, जब भी कोई अनाक्षिक श्वसन की क्रिया होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन कहते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन की क्रिया कहते हैं, जिसको कहा जाता है किण्वन कहा जाता है। तो किण्वन के द्वारा भी किसका फॉर्मेशन होता है, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा देखते हैं, है ना, आपसी श्वसन क्रिया से मुक्त ऊर्जा की गणना। आपसी श्वसन से मुक्त ऊर्जा की गणना करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से जब 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डी ग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उस समय जो NAD होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, NADH2 में, जो कि 3 ATP का क्या करता है यहाँ पर उत्सर्जन करता है। 3 ATP का यहाँ पर ये क्या कर देता है, उत्सर्जन ये करते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं कि पायरुविक एसिड जो होते हैं, पायरुविक एसिड से जब एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण होता है तो उस समय भी जो NAD है वो NADH2 में बदलता है ना। तो जो कि 3 ATP का क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है। उसी प्रकार से क्रेब साइकिल में, ठीक है, क्रेब साइकिल में देखते हैं तो आइसोसेट्रिक एसिड जो होता है, आइसोसेट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जब बनता है तो इस समय भी NAD से NADH2 बनता है, जो कि 3 ATP को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे 4th नंबर में कि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से जो NAD है वो NADH2 में बदलता है, तो यहाँ पर भी 3 ATP का निर्माण होता है। और जब, है ना, क्रेब्स साइकिल के सक्सिनिक अम्ल से जब फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय FAD नामक जो पदार्थ होता है, हाइड्रोजन ग्राही क्या होता है यहाँ पर, FAD होता है। तो FAD जो है वो FADH2 में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और 2 ATP का यहाँ पर फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं आगे की क्रेब्स चक्र में मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पर भी जो NAD है वो NADH2 में बदल जाता है और ये किसका फॉर्मेशन करता है, तो ये 3 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस क्रिया में कुल, है ना, मतलब अब इसके पश्चात देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल 10 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन 2 ATP को ग्लाइकोलिसिस में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर कितने ATP का फॉर्मेशन होता है और क्रैब साइकिल से कितने 30 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो टोटल 38 ATP, 38 ATP का हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। 38 ATP हमको प्राप्त होता है ना। ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP और क्रैब साइकिल से 30 ATP, तो टोटल ATP की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 38 ATP हो जाती है। अब देखते हैं जब ATP के अणु का जल अपघटन होता है तब अंतिम फास्फेट के जल अपघटन से लगभग 7,600 कैलोरी, यानी कि 7.6 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। इसी प्रकार से 38 ATP के जल अपघटन से कुल, है ना, 38 इंटू 7,600 इक्वल टू 2 लाख, है ना, 88,800 कैलोरी जो एनर्जी है वो इससे प्राप्त होती है। क्योंकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, है ना, कुल जो है वो 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा होती है। अतः यह क्रिया जो है वो, है ना, 40% इफिशियंट होती है। 40% ही क्या होता है, ये इफिशियंट होता है। ठीक है, मतलब इसके मतलब ATP में जो ऊर्जा संचित होता है उसको सिर्फ 40% को ही क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, और बाकी ऊर्जा को, बाकी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ चला जाता है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के विघटन के बारे में। ग्लूकोज का जो विघटन है जब अन्य, है ना, मार्ग के द्वारा कैसे होता है, तो अन्य मार्ग में फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, है ना, पेंटोज फास्फेट पाथवे। क्या होता है, पेंटोज फास्फेट पाथवे। ठीक है, पेंटोज फास्फेट पाथवे के बारे में हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है।